हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं फिलहाल आपको चैप्टर नंबर 5 से संबंधित सभी वीडियो दे रहा हूँ। लास्ट पार्ट में जो पार्ट नंबर 18 था, मैंने प्रश्नावली RBSC की बुक की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक कराए थे। आज मैं आगे के कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दूंगा। उम्मीद है पिछले कुछ पार्ट जो मैं 18 पार्ट आपको दे चुका हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, पसंद आया होगा वीडियो। तो मैं रविकांत यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूँ। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का पार्ट है हमारा चैप्टर पार्ट 19, चैप्टर नंबर 5 का 19वां भाग, जिसमें आप प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा प्रश्नावली 5.2 में 7वां क्वेश्चन हमें दिया गया है। हमसे ये कहा गया है कि निम्न क्रैमर नियम से निम्न समीकरण को हल कीजिए। पहला है हमारे पास, पहला समीकरण है, इसको क्रैमर नियम से हल करना है। ध्यान देंगे 2x प्लस का 3y और इक्वल टू हमें दिया गया है 9। आगे हमारे पास लिखा है 3x माइनस का 2y और इक्वल टू हमें दिया गया 7। ठीक है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है और इसको हमें क्रैमर नियम से हल करना है। हम जानते हैं कि जब हमारा जो रैखिक समीकरण निकाय दो चर वाला है तो हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, तब जाके हम क्रैमर नियम से इस रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर पाएंगे। चलिए भाई हल करते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि डेल्टा ज्ञात करूंगा, जो क्या होगा रैखिक समीकरण निकाय के चरों के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइडिंग होगा 2, 3, 3 और -2। इस साइडिंग का मान ज्ञात करेंगे। -2 का गुणा अगर करेंगे तो माइनस का 4, -3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, यानी माइनस का 13, जो इज नॉट इक्वल टू 0। अगर जो हमसे ये कहा गया होता कि ये रैखिक समीकरण निकाय कैसा है या हल की प्रकृति कैसी है, तो बड़े आसानी से बता सकते थे। क्योंकि यहाँ डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है, तो निश्चित है कि रैखिक समीकरण निकाय संगत होगा तथा इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण निकाय हमारा संगत है और इसका एक अद्वितीय हल है। चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा 1 का मान ज्ञात करेंगे। डेल्टा 1 का मान ये भी एक साइडिक होगा। जब इन कांस्टेंट पदों को इस साइडिक में कॉलम नंबर 1 के स्थान पर प्रतिस्थापन कर देंगे तो बनने वाला साइडिक हमारा डेल्टा 1 कहलाएगा। 9, 7 मैंने कॉलम नंबर 1 पे रख दिया और -2। अब मैं इस साइडिक का भी मान ज्ञात करूंगा। 2 का गुणा 9 से करेंगे तो माइनस का 18, माइनस 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 21। आगे इसको कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 39। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा 2 का मान निकालेंगे। और डेल्टा 2 एक ऐसा साइडिक होगा जब इन कांस्टेंट संख्याओं को इस साइडिक में डेल्टा में कॉलम नंबर 2 के स्थान पर रख देंगे तो बनने वाला साइडिक हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा 2 कहलाएगा। चलिए भाई रखते हैं 2, 3, 9 और 7 हम इसमें रखेंगे तो 9 और 7 यहाँ आ जाएगा। इसको कंप्लीट कैलकुलेट करके इसका मान निकालेंगे। 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14, माइनस 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27, अर्थात कितना आ जाएगा, माइनस का 13। ठीक है ना, मैंने डेल्टा का मान निकाल लिया, डेल्टा 1 का मान निकाल लिया, डेल्टा 2 का मान निकाल लिया। क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो केवल डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ही ज्ञात होगा। अब एक एक करके समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो x इक्वल टू हम जानते हैं होता है डेल्टा 1 बटे डेल्टा। डेल्टा 1 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 39। अब डेल्टा का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 13। इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। ठीक है ना, अब अगर जो मैं y का मान निकालना चाहूँ तो वो होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, अर्थात डेल्टा 2 का मान कितना है हमारे पास, -13 और डेल्टा का मान कितना है, -13। आंसर कितना आ जाएगा, 1। अतः हम कह सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण निकाय का हल x इक्वल टू 3 तथा y इक्वल टू 4 है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला इसी 7वें क्वेश्चन का सेकंड
पार्ट हमें दिया गया है, उसको भी हमें क्रैमर नियम से हल करवाया गया है। चलिए भाई उसको देखते हैं। इसी सातवें का सेकंड पार्ट है हमारा, दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाल दिया गया है जिसको क्रैमर नियम से कैलकुलेट करवाया गया है। कितना है हमारे पास 2x और माइनस का 7y और माइनस का 13 है, इसको मैं बराबर प्लस 13 लिख सकता हूँ। माइनस 13 बराबर 0 दिया गया है तो 13 का पक्षांतर करके मैंने प्लस 13 लिख दिया। अगला है हमारे पास 5x और प्लस का 6y और इक्वल टू कितना है हमारे पास -9 है, पक्षांतर करेंगे तो +9 हो जाएगा। ये एक रैखिक समीकरण निकाय हमें दिया गया है और इसको हमें क्रैमर नियम से हल करना है। हम जानते हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है तो डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं डेल्टा का मान निकालूंगा। डेल्टा एक साइडिक होगा जो एक्स वाई के गुणांकों से मिलकर बनेगा। चलिए भाई एक्स वाई के गुणांक लिखते हैं 2 -7 5 और 6। यदि मैं इसका मान ज्ञात करूं 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 है, माइनस 7 का 5 से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 35। 12 और 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 जो इज नॉट इक्वल है किसके 0 के। ठीक है ना। मैंने डेल्टा का मान निकाला जो कितना प्राप्त हुआ मुझे माइनस का 47 प्लस का 47 जो 0 के बराबर नहीं है। यदि हमसे इस क्वेश्चन में हल की प्रकृति तथा रैखिक समीकरण निकाय कैसा है ये पूछा गया होता तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः रैखिक समीकरण निकाय हमारा संगत होगा और इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना। चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा 1 का मान निकालेंगे और डेल्टा 1 भी एक साइडिक होगा। कब बनेगा, जब इन कांस्टेंट पदों को इस साइडिक में कॉलम नंबर 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो करेंगे भाई प्रतिस्थापित 3, 13, 9 और या -7 और 6। 6 का गुणा 13 से करेंगे कितना आ गया भाई 78 माइनस 9 का गुणा 7 से करेंगे 9 7 63 होता है तो प्लस का 63 आएगा। इन दोनों को अगर जो मैं जोड़ूंगा तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, हासिल 1 बचेगा। 7 और 6 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, अर्थात कितना आ जाएगा 141। चलिए भाई अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा 2 का मान निकालेंगे और ये भी एक साइडिक होगा और ये कब बनेगा, जब कांस्टेंट पदों को कॉलम नंबर 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ कॉलम नंबर 2 के स्थान पर जब इन कांस्टेंट पदों को रखेंगे तो बनने वाला साइडिक डेल्टा 2 कहलाएगा। तो 13, 9 कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 13 पंजे 65। 18 में से अगर जो 65 घटेगा तो माइनस का कितना बच जाएगा 47। ठीक है भाई। अब जब मैंने डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 तीनों के मान ज्ञात कर लिए तो अब हम यहाँ से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि x इक्वल टू होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 का मान कितना है हमारे पास 141 बटे डेल्टा का मान कितना है 47। ठीक है ना। आगे अगर जो मैं 47 का इसमें भाग दूं तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार, अतः x का मान कितना हो जाएगा 3। अब मैं y का मान निकालूंगा जो कैसे निकलेगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 का मान कितना है हमारे पास माइनस का 47 बटे डेल्टा का मान कितना है प्लस का 47। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा -1 बार। अतः हम कह सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण निकाय का हल 3x इक्वल टू 3 तथा y इक्वल टू -1 होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। आप जरा ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण निकाय ये 3 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय दिए गए हैं। चलिए मैं पहला लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। कितना है हमारे पास 3x माइनस का y, बुक में गलत छप गया आप करेक्शन कर लीजिएगा, प्लस 2z इक्वल टू कितना है हमारे पास 3। अगला दूसरा रैखिक समीकरण हमें दिया गया है 2x प्लस का y और प्लस कितना है हमारे पास 3z बराबर 5।
अगला तीसरा रैखिक समीकरण है हमारे पास x माइनस 2y और माइनस जेड। x माइनस का 2y और माइनस जेड इक्वल टू कितना दिया गया है हमें 1। ये एक रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है और हमें ये सत्यापित करके बताना है कि यह रैखिक समीकरण निकाय असंगत है। हम जानते हैं क्योंकि ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है और 3 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय के लिए डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इन चारों के साइड के मान ज्ञात करने पड़ते हैं। और रैखिक समीकरण निकाय असंगत होता है, यह शर्त होती है कौन सी? यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर हो तथा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इन तीनों में से कोई एक, दो या तीनों शून्य के बराबर ना हो तो हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण निकाय हमारा असंगत है और इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है ना? तो हमसे यही सिद्ध करवाया गया है कि दिए गए रैखिक समीकरण निकाय असंगत है। तो कैसी कंडीशन आएगी? डेल्टा का मान तो 0 होगा लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इन तीनों में से कोई एक, दो या फिर तीनों शून्य के बराबर नहीं होंगे। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो हल करने के प्रक्रम में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डेल्टा को ज्ञात करेंगे। भाई डेल्टा क्या होगा? इस रैखिक समीकरण निकाय में आने वाले चरों के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइड है, अर्थात हम कह सकते हैं कि x, y, z के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइड है। x, y, z के गुणांक क्या होंगे? 3, -1, 2 या 2, 1 और 3 या 1, -2 और -1। क्या करें भाई हम इसका? इस साइड का मान निकालें, r1 के सापेक्ष प्रसार कर दें तो पहला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -1, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस का 6 आएगा जो प्लस का 6 हो जाएगा। अगला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा लेकिन है -1 तो +1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा तो +2, ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, 5 यहाँ से आएगा, 3 के साथ गुणा करेगा तो 15, -5 यहाँ से आएगा, 1 के साथ गुणा करेगा तो -5, -5 यहाँ से आएगा, 2 के साथ गुणा करेगा तो -10। कंप्लीट जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ से जब मैंने डेल्टा का मान निकाला तो कितना प्राप्त हो गया हमें? 0। चलिए भैया क्या करेंगे हम यहाँ से डेल्टा 1 का मान निकालेंगे और डेल्टा 1 भी एक साइडिक होगा। कब बनेगा? जब इन कांस्टेंट पदों को कॉलम नंबर 1 के स्थान पे प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए मैं कांस्टेंट पदों को कॉलम नंबर 1 के स्थान पे प्रतिस्थापित करता हूं और डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं, 2, 3 और -1। अब जब हमें डेल्टा 1 मिल गया तो अब हम इसका मान निकालेंगे। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसका r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, 3 कोष्टक में ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो -1 और माइनस का प्लस का 6। अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा लेकिन है -1 हमारे पास तो +1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो 3। अगला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा, 2 है, ये कैंसिल, ये इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 10 और माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। अब इसे कंप्लीट क्या करेंगे भाई? 5 यहाँ से आएगा, 3 के साथ गुणा करेगा तो 15, 8 यहाँ से आएगा, माइनस का 1 के साथ गुणा करेगा तो -1, माइनस क्या है यहाँ से आएगा, इसके साथ गुणा करेगा तो -22, -22 -8 माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का कितना है 15 तो माइनस का 15 बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल फॉर 0। हम चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, आगे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है हमें। डेल्टा का मान हमें 0 मिल गया लेकिन डेल्टा 1 का मान 0 के बराबर नहीं है। डेल्टा का मान जब 0 है और डेल्टा 1 का मान 0 के बराबर नहीं है, निश्चित है कि ये रैखिक समीकरण निकाय असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन हम पूरा कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे। अभी हम डेल्टा 2 को और ज्ञात करेंगे। क्या होगा डेल्टा 2? जब इन कांस्टेंट संख्याओं को इस साइड में कॉलम नंबर 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। करेंगे भाई, 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ, 1 यहाँ। इन कांस्टेंट संख्याओं को मैं कॉलम नंबर 2 के स्थान पर रखूंगा तो 3, 5 और 1। तीसरा कॉलम हमारा जैसा है वैसा लिखा रहेगा। अब इस साइड का भी हम r1 के सापेक्ष प्रसार करके मान ज्ञात करेंगे। r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा, ये कैंसिल और ये इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 5, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3।
अगला एलिमेंट हमारा माइनस से खोला जाएगा है 3, ये कैंसिल और ये इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 2 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा जो 2 है, ये कैंसिल और ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 और माइनस का कितना आ जाएगा 5। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, माइनस 8 अंदर से आएगा, 3 के साथ गुणा करेगा तो माइनस का 24, माइनस 5 अंदर कैसे आएगा और माइनस 3 के साथ गुणा करेगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस 3 अंदर से आएगा, इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस का 6। आप जरा देख सकते हैं कि माइनस माइनस यानी माइनस का 30 और प्लस का कितना है 15, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 15 बच जाएगा जो इज नॉट इक्वल है किसके 0 के। चलिए भाई अब तीसरा वाला मान और निकालेंगे हम यहां से, इसका डेल्टा 3 था और डेल्टा 3 भी एक साइड होगा और ये कब बनेगा जब इन कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। चलिए भाई करते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं 3 2 और 1 या -1 1 और -2। आगे ये कांस्टेंट संख्या है कॉलम नंबर 3 पे आएंगे तो 3 5 और कितना आ जाएगा हमारे पास 1। R1 के सापेक्ष विचार करके हम इसका मान निकालेंगे। पहला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा तो 3, ये कैंसिल ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 10 आएगा जो प्लस का 10 हो जाएगा। अगला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा लेकिन है -1 तो +1 आ जाएगा, ये कैंसिल ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 -1 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अगला एलिमेंट हमारा प्लस से खोला जाएगा तो +3, ये कैंसिल ये इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 4 तो -1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। हम इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का गुणा 3 से करेंगे तो 33, यहाँ -3 आएगा इसका गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा, या माइनस का 5 आएगा इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 15 बराबर कितना आएगा माइनस का 18 ये हो जाएगा, प्लस का 33 है प्लस का 15 बचेगा भाई हमारे पास। चलिए लिखते हैं बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 15 जो भी 0 के बराबर नहीं है। अब आपको यहाँ से एक कंडीशन दिख रही होगी जो मैंने हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए या निकाय संगत है या असंगत यह ज्ञात करने के लिए 3 शर्तें लिखाई, जिनमें से तीसरी शर्त का पालन कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ डेल्टा का मान 0 है लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि डेल्टा इक्वल टू 0 तथा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः निकाय कैसा होगा भाई असंगत होगा। हल तो हमसे पूछा नहीं है कि इसके हल की प्रकृति कैसी होगी, केवल ये सिद्ध करवाया गया है कि रैखिक समीकरण निकाय असंगत होगा। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे डेल्टा का मान कितना है 0, लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इन तीनों का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह रैखिक समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई भी हल नहीं है। वैसे हमसे हल की प्रकृति पूछी नहीं गई है, हम लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। अभी इसी 8वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें भी हमें ये सत्यापित करके बताना है कि दिया गया रैखिक समीकरण निकाय असंगत है। उसके हल की प्रकृति हमसे नहीं पूछी गई, केवल इतना पूछा गया है कि रैखिक समीकरण निकाय हमारा कैसा है असंगत है। ध्यान देंगे हम लोग सभी। चलिए भाई इसका सेकंड पार्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट हमारे पास x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6y को तो हम यही रखेंगे, 11 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 11। अगला हमें 3x प्लस का 20y माइनस का 6z, तो 3x प्लस का 20y और माइनस का 6z और प्लस का 3 दिया गया है, 3 को पक्षांतर कर देंगे तो -3 हो जाएगा। आगे 6y माइनस का 18z माइनस का 18z और प्लस का कितना हमें दिया गया 1, मैं इस 1 का पक्षांतर करूंगा तो -1 हो जाएगा।
इसमें भी हमें क्या करना है, ये सत्यापित करके बताना है कि यह रैखिक समीकरण निकाय है असंगत है। तो वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया। हम क्रैमर विधि से अर्थात साइडिक विधि से इसका सत्यापन करेंगे कि यह असंगत है। हम डेल्टा ज्ञात करेंगे, डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे और तब यदि असंगत है शर्त कौन सी आएगी, डेल्टा का मान 0 के बराबर होगा। लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इन तीनों में से कोई एक, दो या तीनों शून्य के बराबर नहीं होंगे, तो हम लिख देंगे कि रैखिक समीकरण का हमारा असंगत है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि डेल्टा साइडिक बनाऊंगा और साइडिक डेल्टा क्या होगा, रैखिक समीकरण निकाय के चरों यानी x, y, z के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइडिक, ठीक है ना। हम जानते हैं कि डेल्टा हमारा क्या होगा, x, y, z के गुणांकों से मिलकर बनने वाला साइडिक 1, 6 और कितना आ जाएगा 0, फिर कितना आएगा 3, 20 और -6, फिर कितना आएगा x का मान है नहीं तो 0 आ जाएगा, y का गुणांक है 6 और यहाँ -18, ठीक है ना। आगे मैं इसका मान ज्ञात करूंगा तो मैं R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करूंगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ z नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा और तीसरे समीकरण में x नहीं है तो उसका गुणांक 0 हो जाएगा। मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा, पहला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा, ये कैंसिल, ये 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 यानी 360 आएगा और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 36 प्लस का, ठीक है ना। आगे हल करेंगे, अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा, माइनस से ये कैंसिल, ये 18 का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा 18 3 54 माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए आप, यहाँ प्लस के 36 घट जाएगा तो माइनस का 324 बचेगा, ठीक है भाई, कितना बचेगा 324 और जब इसका गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 324, ये दोनों कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 0। तो निश्चित है कि हमें डेल्टा का मान कितना प्राप्त हो गया 0। अब हम डेल्टा 1 निकालेंगे, जब हम यहां से डेल्टा 1 का मान ज्ञात करेंगे तो डेल्टा 1 भी एक साइडिक होगा जो कब प्राप्त होगा, जब इन कांस्टेंट संख्याओं को कॉलम नंबर 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। चलिए भाई कॉलम नंबर 1 के स्थान पे प्रतिस्थापित करते हैं इसको। शेष हमारे पास 6, 20 और 6 यहाँ 0, -6 और माइनस का 18, फिर R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे हम इसका, तो पहला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा यानी 11, ये कैंसिल और ये इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 360 और माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 36। अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा है -6, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है ना। इसका गुणा इधर करेंगे तो 18 3 54 तो किसका आएगा प्लस का, माइनस -1 का माइनस 6 से करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीट कैलकुलेट करके लिखेंगे इसको, 11 बाहर है माइनस का 324 अंदर से आएगा, माइनस 6 घट जाएगा तो 48 बचेगा, 6 गुणा 48 यहाँ आएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, करेंगे 11 चौका 44 के 4 हासिल बचेगा 4, 11 दूनी 22 और 4 26 हासिल फिर 2 बचेगा, 11 3 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, माइनस यहाँ करेंगे 8 6 48 के 8 हासिल 4 बचेगा, 6 चौका 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। कंप्लीट कैलकुलेट करके लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों माइनस के हैं तो निश्चित है जुड़ जाएंगे। 8 को 4 को जोड़ेंगे तो 12 हासिल 1 बचेगा, 8 नीचे कितना हो जाएगा 14, 1 हासिल का 15, फिर 1 हासिल बचेगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हासिल वाला और 3, ये माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3852 जो इज नॉट इक्वल है 0 से। आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ इस क्वेश्चन में डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का मान नहीं निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कि पहला हमने जब किया तो डेल्टा 2 और डेल्टा 3 दोनों के मान निकाले, इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी खास बात है कि हम यहाँ डेल्टा 2 का और डेल्टा 3 का मान नहीं निकालेंगे। तो मैंने उस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि आप चाहें तो केवल डेल्टा 1 से ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट है, शर्त मैंने आपको लिखाई है कि डेल्टा का मान 0 हो और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों में से कोई एक, दो या तीनों शून्य के बराबर नहीं है तो दिया गया रैखिक समीकरण निकाय असंगत होगा और उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो हमने डेल्टा का मान 0 निकाल लिया, लेकिन डेल्टा 1 का मान 0 के बराबर नहीं है,
तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि रैखिक समीकरण निकाय हमारा असंगत है और इसका कोई हल नहीं है। हम चाहें तो आगे के मान ज्ञात कर सकते हैं और न चाहें तो कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं क्योंकि सत्यापन तो हमारा यहाँ भी हो गया, डेल्टा का मान 0 है लेकिन डेल्टा 1 का मान 0 के बराबर नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू 0 तथा डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल फॉर 0, अतः निकाय असंगत होगा। ठीक है भाई, तो आप मान लीजिए ये डेल्टा 1 भी हमारा 0 आ जाता तो फिर हम डेल्टा 2 ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, डेल्टा का मान हमारा 0 है, हमने डेल्टा 1 निकाला जो 0 के बराबर नहीं आया, कंडीशन है हमें पता लग गई कि कंडीशन कौन सी है, तीसरी वाली है कि डेल्टा का तो मान 0 है लेकिन डेल्टा 1 का मान 0 नहीं है। तो तीसरी कंडीशन है रैखिक समीकरण निकाय हमारा असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। मान लीजिए हम कर रहे हैं, हमने डेल्टा का मान 0 निकाल दिया, फिर हमने डेल्टा 1 का मान निकाला और ये डेल्टा 1 का मान हमारे पास 0 नहीं है, 0 आ गया, तब इस कंडीशन में हमें डेल्टा 2 का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में जब हम डेल्टा 2 का मान निकालेंगे, यदि डेल्टा 2 का मान 0 के बराबर नहीं आया तो वहां से भी लिख सकते हैं कि यह एक कैसा है, असंगत, रैखिक समीकरण निकाय हमारा असंगत है क्योंकि डेल्टा 2 का मान 0 के बराबर नहीं है। और यदि डेल्टा 2 भी 0 आया तो फिर हम डेल्टा 3 को ज्ञात करेंगे। यदि रैखिक समीकरण निकाय हमारा असंगत होगा तो तीनों में से कोई ना कोई तो इज नॉट इक्वल फॉर 0 होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।